दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। यह व्यवस्था कहाँ लागू हुआ, किसने लागू किया और इसका क्या फ़ायदा और नुकसान रहा और इसके पीछे का क्या तर्क है ना? और ये जो टॉपिक है आपको, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो या आपका बिहार एसआई या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन जो है हमेशा आते रहता है। तो इसको जो है आप थोड़ा ध्यानपूर्वक से सुनेंगे क्लास को और देखेंगे, ठीक है? तो चलिए आज जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको बता रहे हैं। इससे पहले हम आपसे एक चर्चा किए थे, जो भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो 3 व्यवस्था है, 3 व्यवस्था जैसे कि आपका एक है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा है रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये जो है आपका जो भूमि के लेकर के जो है किसान से कर लेना, कृषि के ऊपर जो कर निर्धारित किया जाता था, उसी को क्या कहता है, भू राजस्व कहा जाता है। उसी का एक नियम कानून बनाया गया था, जिसके अंदर 3 व्यवस्था था और अपने-अपने काल में इसको लागू किया गया था। अलग-अलग समय में अलग-अलग उस समय जो हमारे वायसराय हुआ करते थे या कलेक्टर जो भी थे, उसके अलग-अलग शासन काल में जो है तीनों को लागू किया गया। तो सबसे पहले क्या लागू किया गया था, आपको बताए थे कि जो पूंजीवाद था, औद्योगिक पूंजीवाद था, उस काल में आपको जो है वाणिज्यिक पूंजीवाद के काल में आपको अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। यानी आपका इससे पीछे हम आपको बता चुके हैं। आप जो इसी यूट्यूब पे ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, है ना? तो आज की क्लास में जो है आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था बताने जा रहे हैं, ठीक है? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, सबसे पहले इसको हम कौन कालम मान सकते हैं? ये है उपनिवेशवाद का जो है औद्योगिक चरण, यानी 1813 से लेकर 1858। इसी के साथ इसी काल में आपको जो है बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिलता है। इसी में आपको 1857 की क्रांति भी देखने मिलती है। रेलवे का विकास होता है, पहला रेलवे भी चलाया जाता है थाने टू मुंबई, जो भी वहाँ का है। डलहौजी आते हैं, हड़प नीति होता है ना? इसी में आपका व्यापक नीति भी होता है इसी समय में। और आपका जो है साम्राज्य विस्तार के ऊपर बहुत से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। साम्राज्य विस्तार के और आपको जो है यातायात संचार व्यवस्था को सुचालित करने के लिए ही जो है हम लोग क्या है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था में पढ़ेंगे कि कर को जो है इतना से बढ़ा करके इतना किया और इसको जो है निर्धारित किया 30 साल के लिए। ये सब जो है इसी का परिणाम है कि यातायात और संचार को बढ़ावा मिले। और ये जो हमारे साम्राज्यवाद का विस्तार हो रहा है, यानी जो हमारे समक्ष जैसे कि पंजाब, मराठा, ये सब को हम कैसे अपने राज्य में मिलाएं, है ना? इस चीज़ को लेकर के इसमें आपको इसी काल में जो है औद्योगिक चरण में ही बताया गया है। तो चलिए, औद्योगिक चरण तो बहुत बड़ा है, उससे पहले हम आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था पे बात करते हैं। देखिए, इस काल में जो है भू राजस्व की एक मतलब नई व्यवस्था आया, क्योंकि इससे पहले क्या चल रहा था, अस्थाई बंदोबस्त चल रहा था कि बंगाल में शुरू हुआ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, यूपी का कुछ हिस्सा था, तो वहाँ शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे एक नया व्यवस्था रैयतवाड़ी आया और एक महलवाड़ी व्यवस्था भी आया इसी समय में। जहाँ अस्थाई बंदोबस्त क्या था, आपको बताए थे हम कि वाणिज्यिक पूंजीवाद का उपज था, और रैयतवाड़ी की और महलवाड़ी किसका है, औद्योगिक पूंजीवाद का। यानी यहाँ पे क्या चल रहा है, उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण, है ना? तो यह वो काल था जब ब्रिटिश के ऊपर जो है पूंजीपतियों का दबाव भारत में व्यापार विकसित करने पर पड़ा था कि भारत में हम अपना व्यापार किस तरह से खोलें, क्योंकि हाल ही में प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद तो भारत पर नियंत्रण किसका होगा वो निर्धारित हो ही गया था, कोई डाउट ही नहीं था। प्लासी जीतने के बाद ब्रिटिश को पूरा खजाना ही मिल गया था बंगाल के रूप में। और जब पूरा बंगाल मिल गया, समुद्री मार्ग मिल गया, समुद्र के द्वारा जो है आपका बंगाल से जो भी व्यापारें होती थी, आवागमन किया जाता था, तो उसको आसानी होता था, ना उसको कर लग रहा है ना कुछ, और जो भी संसाधन है उसका हो गया। तो उसके द्वारा क्या है ना कि बाजार विकसित करने के ऊपर पड़ा था। इस कदम को जो है आगे बढ़ाने के लिए चाहता था कौन, पूंजीवाद। तो पूंजीपति ने क्या किया कि ब्रिटिश कंपनी पर दबाव डाला कि जो वो राजस्व दर जो रखा हुआ है उसको कम करें, है ना, ताकि किसानों के क्या हो सके, आमदनी बढ़े। और क्या होगा कि ब्रिटिश कंपनी उसके लिए तैयार नहीं था। पूंजीपति चाहता था कि क्रय शक्ति बढ़े किसान का, लेकिन ब्रिटिश कंपनी उसके लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको साम्राज्यवादी विस्तार चाहिए था, उसको
और क्षेत्रों को मिलाना था अपने क्षेत्र में, आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था को विकसित करना था, है ना। इसी क्रम में जो है खर्च बढ़ता जा रहा था, किसका, ब्रिटिश कंपनी का। इसी बात पर जो है बल देते हुए क्या किया कि एक बीच का रास्ता निकाला, उसमें जो जमींदार हुआ करते थे रैयतवाड़ी में उसको निष्कासित कर दिया गया। क्योंकि आप देखे थे कि कल की क्लास में कि जो जमींदार होते थे उनका कोई काम ही नहीं होता था, है ना। जिस जिस चीज पे उनको भरोसा जताया गया था कि अगर हम किसान जमींदार को रखेंगे बीच में तो कृषि पे ध्यान देंगे, ज्यादा उपज होगा, ज्यादा टैक्स आएगा, लेकिन वह क्या करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, है ना। तो इससे इससे पता चल जाता है कि उनका कोई उचित था ही नहीं, काम ही नहीं था, है ना। तो उनके अधिकार पे क्या किया, चोट किया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया, निष्कासित कर दिया। उसका भी कारण हमने बताया कि उसके भूमि पर जो कृषि में कोई उसका रोल ही नहीं था। सीधा क्या किया गया, जब जमींदार हट गया तो कौन बचेगा, किसान। तो भूमि समेत किसको बना दिया गया, इसमें किसान को बना दिया गया। समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ इसमें कि ये जो जमींदार हुआ करते थे इसके साथ ये व्यवस्था न करके एक पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड किसान के साथ क्या है किया गया कि किसान भूमि का स्वामी होगा, ठीक है, और भूमि को क्या करेगा, वो बेच सकता है, खरीद सकता है, यानी विक्रय योग्य बना दिया। तो किसानों के साथ क्या है, उसका अस्थायी रूप से प्रबंधन नहीं किया गया, क्योंकि आपको याद होगा कि अस्थायी बंदोबस्त में क्या गलती किया था, अस्थायी रूप से किया था, है ना। लेकिन इसमें जो है अस्थायी रूप से नहीं किया, इसको अस्थायी रूप से किया। लेकिन क्या किया, उसमें एक टाइम लाइन सेट कर दिया कि प्रति 30 साल यानी प्रति 30 वर्ष में उसकी जो है दर का पुनरीक्षण किया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा जरूरत पड़े तो, है ना। उसको कोई फिक्स रेट नहीं रखा कि आपका पूरे जितने दिन है उतना दिन इतना ही 2% 5% देना पड़ेगा, ऐसा कुछ जो है फिक्स नहीं किया गया, ठीक है। और जो सामुदायिक भूमि हुआ करता था वो किसान के पास नहीं रखा, वो सरकार के नेतृत्व में रखा। किसके नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में। जैसे कि चारागाह हुआ, अस्थायी सिंचाई हुआ, जंगल हुआ, बंजर भूमि हुआ, ये सब किसके अंदर रखा गया था, सरकार के अंदर रखा गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपको मद्रास और बम्बई में लागू, कहाँ, 2 जगह लागू हुआ था, मद्रास और बम्बई में। मद्रास और बम्बई में अलग अलग समय में लागू हुआ था, और जो है उसका परिणाम दोनों जगह अलग अलग है, ऑलमोस्ट सेम ही है ना, कुछ कुछ चीजें अलग है। तो उसको भी हम आपको बताते चलेंगे। जो ब्रिटिश भारत का था, ब्रिटिश भारत का उसमें मिनिमम जो है 19% हुआ था अस्थायी बंदोबस्त में, लेकिन रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था आपका पूरा ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग में लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में ही उस समय हमारा क्या था, बंगाल भी आता था, जब पहला गवर्नर जनरल वायसराय से गवर्नर जनरल बना था, है ना। तो उस समय 51% भूभाग में लागू किया गया था। ये अपने आप को बहुत बड़ा है ना। तो 51% भूभाग इधर हो गया आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो अब हम जो बताया आपको कि मद्रास और कहाँ, बॉम्बे, दो प्रेसिडेंसी था जहाँ पे ये व्यवस्था को लागू किया गया था। चलिए तो हम आपको बता दें कि मद्रास में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था का विकास हुआ वहाँ पे क्या था कि इसका प्रयोग जो है, देखिए इसमें भी एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का 1820 में कहा जाता है ना, थॉमस मुनरो के तहत। लेकिन उससे पहले क्या है कि मद्रास में इसका प्रयोग सबसे पहले जो है 1792 में कर्नल रीड के द्वारा किया गया था। एक जिला था मद्रास का, बारामहल जिला, है ना, उसमें जो है आपको इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन रीड का जो है विश्वास इस पद्धति से उठने लगा था। उसी समय वहां का कलेक्टर हुआ करते थे थॉमस मुनरो, उनका विश्वास बढ़ने लगा था, है ना। लेकिन होता है ना कि कोई भी व्यक्ति का अलग सोच होता है, किसी का अलग होता है, तो जिसे कि अपना राय रखते हैं कि ये चीज करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, सुधर सकता है। तो उसी तहत उनको मुनरो का विश्वास जो है बढ़ने लगा, और एक जिला कलेक्टर की हैसियत से क्या किया, उन्होंने इस क्षेत्र में लागू किया। और कब किया, 1820 में। वह मद्रास का गवर्नर था, तो उसने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया, ठीक है। और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है विकास हुआ, और इसके कुछ चरण था जिसमें कि 3 चरण शामिल होता है। सबसे पहले है कि इस चरण में जो है एक कर वसूलने के लिए मुखिया को रखा गया था, इसमें भी जिसको मुखिया या पटेल, है ना, इसको रखा गया था। उसके माध्यम से जो है वसूली आरंभ
किया था। लेकिन इसके लिए कि गांव में एक समूह बनाया जाता था। गांव में क्या होता था, एक समूह बनाया जाता था। समूह बना करके किसान के माध्यम से किसान से मतलब सीधे तौर पे वसूली की जाती थी। लेकिन ये भी उतना सटीक नहीं था। तो उसका दूसरा चरण में जब आया तो इस चरण को जो है व्यवस्था विकसित मुनरो ने डेबिट रिकॉर्ड के लगान पर किया। एक डेबिट रिकॉर्ड पद्धति है ना, उस पद्धति के द्वारा जो है इसको लागू किया गया। समझ गए? तो इसमें जो है आपको डेबिट रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पे क्या किया कि इस जो भूमि हुआ करता था उसका एक सर्वे कराया और संरक्षण कराया, और भूमि की जो है गुणवत्ता और उत्पादन के आकलन पे क्या किया, उसको कर को निर्धारित किया और वर्गीकरण किया कि जो है आप जो अपने इच्छा अनुसार मतलब अनुकूल अपनी भूमि का चयन करे तथा भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व का प्रदान करे। मतलब इसका मतलब ये था कि अपनी इच्छा के अनुसार जो है आप अपना भूमि को चूज कीजिए, कौन सा उपजाऊ है, कौन सा बंजर है, और उस अनुसार उपजाऊ के अनुसार जो है आप हमें जो है कर आप अदा करेंगे। तो इस मतलब क्या हुआ कि मद्रास प्रेसिडेंसी में भूमि का एक भाग क्या होता था। फिर देखिए, जैसे कि कोई भी जमीन है उसका एक भाग उसको चूज करने के लिए दिया जाए, तो बेसिकली कोई ना कोई ऐसा भाग होगा उस भूमि का जहाँ पे उपज के अनुकूल नहीं होगा, तो उस भूमि को क्या किया जाए, छोड़ दिया जाएगा। ऐसे में एक बड़ा हिस्सा जो है भूमि का छूटते जा रहा था। ठीक है, लेकिन छूटते जा रहा था, सरकार ने यह पद्धति की जो है फिर छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ दिया। फिर उसका भूमि का आकलन किए बिना जो है ये तो पहले क्या हुआ कि आपका जो भी आपको अनुकूल लगे भूमि का चयन कीजिए, उसके गुणवत्ता के आधार पर क्या होगा, आपका कर देना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ निगेटिव इसका कि एक हिस्सा उसमें छूटने लगा। फिर इसमें क्या किया सरकार, यहाँ भी विफल हुआ। फिर दोबारा क्या किया कि एक कागजात के आधार पर, नहीं सरकारी कागजात के आधार पर किसानों से मनमानी ढंग से भू राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, मनमानी रूप से कर वसूलना शुरू कर दिया, निर्धारण कर दिया। ठीक है, जिसे हम पुटचुट व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुटचुट व्यवस्था। इस पुटचुट व्यवस्था का नाम दिया उसने, और इस कारण क्या है, किसानों का अत्यधिक शोषण होने लगा वहीं से। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त में जो हुआ सो हुआ ही, और वहां से जो है मनमानी ढंग से किसानों से कर वसूला जाने लगा और उसका शोषण होने लगा। तभी 1854 में मद्रास में एक आयोग हुआ, यातना आयोग, उसने इसका पूरा पोल खोल दिया, है ना। इसका पोल खोलने के बाद जो है राजस्व के दर में थोड़ा जो है तर्कसंगत बनाया गया। पोल खुला, उसके बाद जो है 60% से उसको कम करके क्या किया, 50% किया। और ये जो आप बताए थे हम कि एक निर्धारित हुआ 30 वर्ष के लिए, तो उसको 30 वर्ष तो हुआ नहीं था, उससे पहले ही आपका जो है 1864 के पश्चात ही इसको लागू कर दिया। ये कहाँ का था, मद्रास का रेतवारी, है ना। अब बम्बई में क्या हुआ कि मुनरो का ही एक जो है शिष्य हुआ करता था, स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, है ना। उसने जो है बम्बई में लागू किया था 1803 ईस्वी में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कहाँ किया था, तो गुजरात में किया था इसका प्रयोग। 1818 में पेशवा का भूभाग छीन लिया गया था। जो मराठा साम्राज्य होता था, पेशवा जो उनका जो है भूभाग 1818 में छीन लिया गया था। तो इस पद्धति को जो है वहां पे विकास किया गया। फिर आगे जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अन्य भाग में भी लागू किया गया। और 1813 से 14 में जो देशमुख हुआ करते थे, देशमुख यानी जमींदार कहा जाता था, और पटेल मुखिया को कहा जाता था, तो उसके माध्यम से फिर वहां भी जो है भू राजस्व की वसूली आरंभ की गई। परंतु इससे जो है सरकार घाटा होने लगा, क्योंकि एक ही गलती को बार बार दोहराया रहा था, है ना, तो उसको घाटा होने लगा। तो सरकार ने क्या किया, सीधा किसानों से वसूली आरंभ कर दिया। और इस क्रम में जो है प्रिंगले नामक एक विशेषज्ञ हुआ करते थे, जो है उससे जो है भूमि का आकलन करवाया। और प्रिंगले ने क्या किया, फिर से डेबिट रिकॉर्ड लगाम सिद्धांत के प्रभाव में आकलन करना आरंभ किया। इस कारण क्या है, किसानों पर दबाव बढ़ने लगा, तथा मद्रास का जो हुआ था हाल, वही आपको मुंबई में भी दिखने लगा, है ना। तो आगे चल के क्या हुआ कि इसका जो है दूसरा एक विशेषज्ञ जो बैगनर और गोल्डस्मिथ था, उनके अंदर का भी भूमि का सर्वेक्षण कराया गया, है ना, जो 1836 के पश्चात इसका जो है लागू किया गया। समझ रहे ना। तो इसमें जो है आपको बता ही दिए कि आपको मद्रास का, रेतवारी और बॉम्बई का।
ठीक है, तो आप ऑल ओवर समझ ही गए होंगे। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक करके आप लिख भी सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं, आपको आंसर राइटिंग करने में बहुत मदद आएगा, है ना। तो इसमें है जो हम एक आपको जो है फ्रेम बनाए हैं इसका रैयतवाड़ी व्यवस्था का, कि ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण माना जाता है 1863 1858। उसमें भू राजस्व व्यवस्था था जिसमें अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास के 12 महल में, और सही रूप से जो है 1820 में थॉमस मुनरो ने किया था। ठीक है, और महलवाड़ी व्यवस्था जो 1822 ईस्वी के आसपास जो है इसको लागू किया गया था, जिसको इसमें भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंस चीजें देखने मिलेंगे। इसमें भी आपको 30% भूभाग में लागू हुआ था, इसमें भी महलवाड़ी में भी, है ना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत की एक भू राजस्व व्यवस्था थी, आपको हमने बताया भी, है ना, जिसमें भूमि का स्वामी सीधे किसान। उसमें आपको बता दिया कि जमींदार बिचौलिया को समाप्त कर दिया गया, बना दिया गया, और सरकार किसान से वसूलने लगा कर। ये व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ है? 1820 ईस्वी में मद्रास और बम्बई में की गई। प्रमुख प्रवर्तक कौन? मोनरो था और कैप्टन रीड। कैप्टन रीड के द्वारा कब लगाया गया था? 1792 ईस्वी में। कहाँ पे लगाया गया था? आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मुख्य विशेषता इसका क्या था कि भूमि का मालिक कौन होता था? किसान, रैयत। जिस रैयत को अस्थायी बंदोबस्त में कोई वैल्यू नहीं था, अधीनस्थ कर दिया गया था, उस रैयत को यहाँ पे क्या किया? जमीन का मालिक बना दिया गया। लगान सीधा किससे? जब जमीन का जो मालिक होगा उसी से हम टैक्स वसूल सकते हैं। और जो लगान की दर होता था उसे क्या करता था एक, जैसे कि आपको बताए थे कि अपनी मनपसंद जमीन चूज करेंगे और उसके अपेक्षा जो उसके मतलब उसके अनुसार जो है उसका जो कर होगा उसको तय किया जाएगा, फसल के आधार पर तय किया जाएगा। ठीक है, तो लगान का क्या किया? इसमें अस्थाई होता था, सामान्यतः 20-30 वर्ष के लिए इसको सीमित किया था। किसान को क्या कहा? भूमि को विक्रय योग्य बना दिया था, यानी जमीन बेच सकता था, गिरवी रख सकता था। उत्तराधिकारी का भी अधिकार था कि जिस किसान, अगर किसी किसान के पास जो भूमि है और वो किसान की मृत्यु हो जाता है तो उसके जो घर में बेटा होगा, बड़ा बेटा या जो भी उसको उत्तराधिकारी के रूप में माना होगा, उसका हक उस जमीन पे होगा। तो इसमें जो है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई और असम के कुछ भाग में जो नाम मात्रा का भाग था वहां पे इसको जो है लागू किया गया। इसका सबसे फायदा क्या हुआ कि जमींदार का शोषण मुक्त हो गया। जो जमींदारों के शोषण से मुक्त हो गया कौन? किसान। क्योंकि जमींदार उनकी अचल सब संपत्ति सूर्यास्त कानून के तहत अब जो है गिरवी उसको छीन लेते थे, और कि जो जमींदार होते थे उन पे एक्स्ट्रा मतलब दबाव डालते थे, है ना। किसान को भूमि पर कानूनी अधिकार मिल गया, उसको कागजात, आपको सरकारी कागजात बताए थे, है ना सर, क्योंकि वही काम नहीं आया जो अपना मन से चूज करो कर दो, फिर सरकारी कागजात आ गया। यानी एक भूमि पर जो है कानूनी अधिकार मिल गया, है ना, और सीधे सरकार से राजस्व प्राप्त हुआ। सरकार सीधे उससे राजस्व प्राप्त, क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, तो सरकार को बेनिफिट ज्यादा हुआ। लेकिन इसका हानि क्या है? लगान की दर अत्यधिक थी, 60% थी, फिर 50% किया गया, है ना। प्राकृतिक आपदा में भी जैसे वहां भी था, अस्थायी बंदोबस्त में कोई भी आपदा आ जाए, बाढ़ सुखाड़ कुछ भी आ जाए, इसमें कोई माफी नहीं था, उसमें भी यही हाल था। किसान का कर्ज जाल में फंस गया, क्यों? क्योंकि मनमानी रूप से बीच में जो है इसको जो है टैक्स को लागू किया गया, और फिर लास्ट में क्या हो गया, जब ये आए क्या आपको बताए थे एक प्रिंगले, जो प्रिंगले आए वो भी क्या किया? डेबिट रिक्वायर्स लगान के सिद्धांत का जो है अध्ययन किया और आकलन किया। उस अनुसार जो है किसान पे फिर कर्ज बढ़ने लगा, है ना, और साहूकार का प्रभाव बढ़ने लगा। जैसे ही किसान को कर्ज बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब वो किसी से कर्ज लेगा, है ना। उस समय साहूकार हुआ करते थे, साहूकार से लेकर के सरकार को टैक्स चुकाते थे, है ना। तो फिर अस्थायी बंदोबस्त से अंतर हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या अंतर देखने को मिलता है ना। आपको लिखने की भी अगर दिया जाए तो आप लिख सकते हैं। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार भूमि का मालिक था और रैयतवाड़ी में कौन था? किसान। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा, अस्थायी बंदोबस्त में लगान अस्थायी और रैयतवाड़ी में अस्थायी। तीसरा अंतर ये ले सकते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त में जमीन को विक्रय योग्य नहीं बनाया गया था, रैयतवाड़ी में आपको विक्रय योग्य बना दिया गया, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कुछ टॉप है, एक दो पॉइंट है जो इसका संस्थापक कंफ्यूजन में रहता है। तो सबसे पहले इसका संस्थापक हो जाएगा थॉमस मुनरो, और कब का लागू किया गया? 1820 ईस्वी में। और ये व्यवस्था जो है आपको किसान और सरकार के बीच में संबंध था, इसमें कोई बिचौलिया, कोई भी जमींदार या कोई भी बीच का पार्टिसिपेट इसमें कोई नहीं किया था।
है ना? आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसमें हम आपका व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिए हुए हैं। इस चैनल पे जा करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? बाकी आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को अपने दोस्त को साथ शेयर करें। चलिए, तब तक आप सभी को धन्यवाद।